Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning. Good morning, Samita. I think Abhilash is not there, and one more. Abhishek sir भी नहीं। सर अभिलाष ने कल वैक्सीनेशन लगाया तो फीवर है उसको, तो आई डोंट थिंक ज्वाइन करें। अच्छा, he may get fever ना। ये बड़ा इशू है वैक्सीन के बाद फीवर आना। सर कोरोना से बेटर है लेकिन मेरे को नहीं हुआ था कुछ, मैंने लगवाया था, मेरे वाइफ को आया था। So I think it is depend on body structure. हाँ काफी केसेस इसमें नहीं आते। हाँ, मेरे को बिल्कुल नहीं आया दोनों केसेस। तो वो मिसेस को आया, मिसेस 2-3 दिन फीवर रहा उसको। आपको कौन सी लगी है सर? मैंने कोवैक्सीन नहीं था, पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को उसमें होगा। तो मुझे भी फीवर आया था 2 दिन, कोविशील्ड लगा। हाँ, कोविशील्ड में कोविशील्ड मेरे था, को भी बहुत कोविशील्ड का रिपोर्ट में है। कोविशील्ड सर कल का रिस्पांस कैसा रहा आपका सर? कल क्या था, एक्चुअली कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम भी आ रही थी। हाँ। और शायद जो आपने वो शेयर किया था उस पर लिंक भी नहीं था, क्योंकि मेरे 1-2 नोन थे, फिर वो वेबसाइट पे गए, फिर वेबसाइट से निकाला था उन्होंने। अच्छा। तो क्या हुआ, कल इंटरनेट का भी प्रॉब्लम था, कुछ वॉइस कट रही थी। बाद में मैंने जब बहुत करीब 40 मिनट बाद लोगों ने बताया कि सर थोड़ी वॉइस भी कट रही है, इतने में 2-1 लोग जा चुके थे छोड़ के। फिर मैंने वो दूसरे उसमें लगाया, राउटर में, जियो से निकाल के एयरटेल में लगाया मैंने। तो कहीं प्रॉब्लम था किसी में। कितना स्ट्रेंथ कितना था सर? ज्यादा नहीं था, 7 लोग थे कल। एक्चुअली होता क्या है, ये जो ग्रुप्स है ना, इसमें ऑलरेडी दे नो समथिंग अबाउट द पाइथन एंड आर। मैं आपको बताऊं, जो मैंने जहाँ शेयर किया था इसको, तो यहाँ आता है, यदि हम लोग इसको टोटली फ्री 5 डेज वर्कशॉप के नाम से करते या 7 डेज वर्कशॉप के नाम से करते तो यहाँ 100 लोगों की भीड़ लग जाती। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन होते हैं हमारे 400-500, इसका 20% आते हैं। तो जैसे यहाँ 30-32 हुआ था, तो रेशियो तो वही रहा आने का, 20%। 27-28 लोग थे अपने पास, 26-27, तो 20% वही, 5-6 लोग, 6-7 लोग आए उसमें। अब क्योंकि ये मैंने यूं ही एक डाल दिया था, मैं देखना चाह रहा था इन ग्रुप से कुछ निकलता है नहीं निकलता है, पर इसके लिए हम लोगों को कुछ ग्रुप दूसरे देखना पड़ेंगे जो जिनको रिक्वायरमेंट, जैसे HR हुए या और भी अपन देख सकते हैं। उसके अंदर रित्या ने कहा था ये इन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, उस तरह के ग्रुप हमें कुछ फेसबुक पे फैच करना पड़ेंगे। और उन ग्रुप में यदि हम सर्कुलेट करते हैं तो आई थिंक दैट वी वुड गेट मोर रिस्पॉन्स दैट डेज। क्या बोलते हैं सब? सर आई थिंक हमको ये थोड़े शायद मल्टीपल बार करने पड़ेंगे, जिससे कुछ हाँ। डेटा ड्रिवन आउटकम पता लग सके। जैसे फॉर एग्जांपल 26 में से 7 लोगों का आना है एज सिंपल एज, मेरे ख्याल से इट्स जस्ट 25% आउटकम। तो इसको हम अगर 26 से 100 कर सके तो शायद वो 7 से 30-35 हो सकता है। क्योंकि मैंने भी क्या है इसमें थोड़ा सा सभ्य एक लापरवाही होती है ना, कि अपन के दूसरे टास्क भी रहते हैं। तो मैंने, जो मेरे पास ग्रुप है पर्सनल अकाउंट पे फेसबुक पे, मैंने साइफर के, तो साइफर पे जितने ग्रुप फेच कर रखे हैं उनको तो कर दिया था। पर्सनल अकाउंट पे भी काफी ग्रुप है, उससे डबल है। तो मैंने उसमें थोड़े बहुत ग्रुप में ही फेच के, मतलब उसको शेयर किया था। तो वो भी एक इशू रहा, कि हम ज्यादा लोग नहीं सपोर्ट कर पाए। और फिर वो ग्रुप ऐसे थे कि जो ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के ग्रुप हैं, तो वहाँ ऑलरेडी उनके पास नॉलेज है। और वो नेचुरली जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, पैसे देके तो सीखना नहीं चाहेगा यदि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं थोड़े बहुत, तो है ना। राइट। तो हमें कुछ मल्टीपल टास्क, आप सही बोल रहे हो, करना पड़ेंगे इसमें। और थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग पे भी अपन कुछ सोच सकते हैं इसमें। आई थिंक शायद हमको टारगेट करना चाहिए कि हर वीकेंड पे ऐसे डेमो क्लासेस हो हाँ, रहे, तो वही पता लग नेक्स्ट जाएगा 4-5। वीकेंड के लिए मैं आज फ्लायर बनवा लेता हूँ,
एक अपना वही है यूएसए वाला नेक्स्ट वीकेंड तो शायद, राइट। उसको कैसे क्या करना है वो आज अपन दिन में टाइम मिले तो अपन एक मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ। सो लेट्स कंटिन्यू द सेशन। सर ये पूरा चारों विंडो लाने के लिए कौन सा कमांड है सर? वो कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 वो तो मैंने किया, लेकिन मैं एक ही विंडो ओपन कर पा रही हूँ एक साथ पूरे चारों को ओपन करने के लिए। चारों विंडो के लिए उसी कमांड को रिपीट कर दीजिए जो आपने पहले लगाया है, सर कंट्रोल नहीं हो रहा है शिफ्ट सर। वो, मैं कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट। 1 कर रही हूँ तो एक दो विंडो ओपन हो गए बस। अच्छा, तो फिर आप एक काम करिए, वो मेनू बार पे आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो मेनू बार है वहां पे व्यू करके ऑप्शन आएगा। हाँ नहीं, व्यू पे नहीं आना है, एक सेकेंड। हाँ, व्यू पे जाएंगे, पेन्स करके है, हाँ पेन्स में शो ऑल पेन्स, ओके। शो ऑल पेन्स, ये आप क्लिक करें आ जाएंगी चारों, आ गए व्यू पे, हाँ बस। आ गए ना? इसका कोई की कमांड नहीं है सर कि वो है ना, कमांड उसमें लिखा है ना कंट्रोल एल्टर शिफ्ट जीरो, कंट्रोल। आप देखिएगा उस पे, जब आप उस पे मेनू पे जाएंगे शो ऑल पेन्स के कंट्रोल हाँ एल्टर शिफ्ट जीरो, है ना, सब सबके वो कमांड दिए हुए हैं उन्होंने, हाँ हाँ ठीक। है ना, साइड बाय साइड ये दिया है, देखिएगा, कंट्रोल 5 फाइल्स, शो प्लॉट्स कंट्रोल 6, शो पैकेजेस कंट्रोल 7, है ना, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 कंसोल, ये पूरा दिया हुआ है सब, है ना? मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर बिहार में पूरा ये दिया है कंट्रोल कमांड। जैसे आप व्यू पे गए तो यू विल गेट द शॉर्ट की हियर ऑन द राइट साइड, ओके, पूरी शॉर्ट कीज है ये, जहाँ जहाँ शॉर्ट की यूज हो सकती है वहाँ उन्होंने शॉर्ट की दी है सब चीजों में। तो हम लोग in the last session we were discussing about the univariate analysis. हमने ये देखा था लास्ट सेशन में कुछ थोड़ा बहुत कि फैक्टर किस प्रकार से होते हैं, है ना, और empty cast data set we were using, and we have converted few variable in a categorical binary variables, okay, gear transmission and this, and one more gear number of gears we have also uh, converted in category, and then we have removed 3 variables, and then we will searching which one is discrete and which one is our continuous variable. In the discrete variable, we have converted the discrete variable in factor, and also one categorical variable in factor, and then we have seen the summary. So in the categorical variable type of engine you have converted, you are getting the frequency table here. And also in the numeric, you have converted the discrete variable in a factor, you have got this table. Okay, number of cylinder and this. One more thing, when we are getting this summary, 6-point summary, go very thoroughly with this summary. So if you see that the minimum value is 10.4 and first quartile is 15.43. So I will show you with one box plot also this thing. Okay. This is a box plot. Box plot for what? For mileage. So look at here. This is the 10.40 and 15.43 is this one. Okay. 15.43.
So this, the lower whisker is smaller. The 25% data is very dense on the lower side. Okay, it shows the 25% data. Or 25% is the data is in very small region. You will see very dense data here on the starting point. Then from third quartile, first quartile to median, this is the median line. So it is the 19.20. So there is also very dense data. In the 50% data is having very dense. Okay. And 50% data above median is not so much dense. Are you getting this or not? Yes. Yes. So we have to go thoroughly. So it shows that the initial stage you are getting dense data, and the later on you are getting not so much dense. So it is a positive skewed or not? Skewness I have explained you. Yes, it is positive skew. So we could make one histogram also for confirming it. It is positive skew. Okay. What it? And we can also see the skewness. Skewness is the measurement. So for skewness, we have to run a library, which is called Scite. The skew is the function of Scite library. And here I will find out the skewness mileage. So you see 0.61, it is more than 0.5. So it is positive skew. Got it? Okay. Yes. So in this way, we could understand the behavior nature of the data, and we are getting the 2-digit numbers. It is the low value data, not a high value data. And like the income is multiple figure, multiple digits, so that is a high value data. And displacement is having higher value than this, 71.1 to 472. Okay. Here you could also judge this. We try to understand the nature and behavior of the data through this. Okay. So this is a way to understand the behavior and nature of the data. Now, this was all about the summary, 6-point summary. But if you want to find out the mean of a single variable or mean of SD of the single variable, so how we could find it? So there is very simple function. You write the mean and you just select the variable. You will get median. If I want mode, we could not find NR and SD. I just keep this here. SD we are getting. And mean absolute deviation. Okay. Then minimum value. Sorry. Then maximum value. Then range. Variance. Okay. So what's MAD? MAD? MAD क्या है? क्या any? MAD. Number 44. Number 4. MAD, mean absolute deviation. Mean absolute deviation, we have written it. No? We have taken from the mean, median, and mode.
this deviation. So this deviation, this MAD is from the median. Got it? Okay. Through the median, we have taken the deviation and then we have convert that value in the absolute and get the summation divided by n. Okay. It is the mean absolute deviation. Okay. Mean of absolute deviation through median. Does that make sense to you now? Mean of absolute deviation through median. I will show you. Yeah. Don't worry. आपको अभी रिमेम्बर हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ा था. Got it? हाँ. I is equal to. Yeah. ठीक है. I is equal to. So this through median. Okay. Clear? Yeah. And we could find out the interquartile range. ये कैपिटल में है ना, ध्यान रखिएगा. बाकी सब जो अपने सिंटेक्स हैं स्मॉल में है, यही एक कैपिटल में है. ठीक है, IQR. अब हमें फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल चाहिए, तो एक फंक्शन है क्वांटाइल. So you will get the 0% is the minimum value, 25% is the first quartile, 50% is the median, 75% is the third quartile, 100% is the maximum value. Got it? Any doubt? सब 5 कैसे हो गए? क्वार्टाइल मतलब 4 आउटपुट होने चाहिए. नहीं, क्वार्टाइल में फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल ही लेते हैं हम लोग. सेकंड क्वार्टाइल तो मीडियन हो जाता है. तो ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी दे रहे हैं ना. आप बॉक्स प्लॉट पे देखिए ना कितनी चीजें आती हैं. मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू. व्हाट इट? सो 50% इज मीडियन. हाँ, ये सब हम देखें इसको, ये वैल्यूज ऐसे आएंगी यहाँ पे. 10.40. ओके, यहाँ आपका आएगा 15.42. ओके, यहाँ आपका आएगा 19.20. यहाँ आपका आएगा 22.80. ओके, और यहाँ आपका 33.9. Got it now? ठीक. Any doubt, anyone? Sir, IQR and quantile. IQR क्या है? IQR जो होता है वो that is Q3 minus Q1. हमने पढ़ा था पहले. तो Q3 कितना है अपना? 22.8. और Q1 कितना है अपना? 15.425. If I subtract 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, and 7 minus 4, 3, 12 minus 5, 7, you'll see here. This figure. Got it? Okay, and Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 किसका फॉर्मूला था? That is the coefficient of IQR. अच्छा, that's a coefficient. इसमें coefficient नहीं दिखता है? नहीं, coefficient नहीं. ऐसा क्यों सर? फॉर्मूला नहीं है उसका. अच्छा. अपन निकाल सकते हैं उसको. अपन खुद फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं. हो सकता है हो भी, पर आई हैव नॉट यूज्ड दैट हियर. जनरली हम लोग अपने खुद का फंक्शन बना लेते हैं और उसको कर लेते हैं, है ना? ओके. हो सकता है वो वहां पे, पर मैंने कभी यूज नहीं किया उसको, है ना? जरूरत नहीं महसूस हुई तो नहीं किया. जनरली खुद का फंक्शन बना लेते हैं हम लोग उसको. अच्छा, क्वांटाइल देखिएगा, मैं कोएफिशिएंट का एक फंक्शन बना के बताता हूँ. पर इसमें Q1 और Q3 हमें लेना पड़ेगा, और Q1 हमें सॉर्ट करना पड़ेगा क्वांटाइल से. ठीक है. सो
Q3 Q1 चाहिए हमें। सो देखते हैं Q1 को हम कैसे सॉर्टिंग करेंगे। पहले मैं देखता हूँ Q1 के लिए फंक्शन वैसे है तो नहीं, मैंने जहाँ तक समझा है। देखते हैं, नहीं एरर देगा, देयर इज नो Q1। एक और था कोई हमारे पास Q1 फाइंड आउट करने का तरीका कंटेंट के अलावा। ओके, गिव द नेम। फंक्शन बना तो सकते हैं, पर ये दे रहा है जिस हिसाब से वैल्यूज दे रहे हैं, ये में इसके साथ इंडेक्सिंग दे रहा है। सो देखता हूँ, शायद आउटपुट नहीं देगा, ये नहीं दे रहा है, डायमेंशन नहीं है उसका। वो 25% दे रहा है। आई डोंट वांट दैट 25%, I want just the value. Okay. Just see that this is 3, 4. We could get, we have one another, we'll try that also. No, it is giving us, but it is giving the 75%, which I don't want. Okay, I will see, I will make a function for this later on. When we start the chapter about the decision making function, I will explain how to make it. We have some other option for the quantile also, but this quantile provide is the first quartile, third quartile is for the box plot. And the thing is that what we were studying this. Okay. Now, sometimes we require the through this mean function, we could not find out the mean of whole variables, all the variables. We have 11 variables and we have few numeric variables out of them. If we want to find out the mean of all numeric variables, if I just write the MD, so I could not find the mean of all variables. Suppose I take again a DF. This is the empty cars data again. So in this DF, you will see this is all numeric. Now these are all numeric. This is the original empty cars data I have taken again. If you see the structure of this DF, so all the variables are numeric. So I apply this on DF mean because all are numeric. So still I am getting that error. I could not get the mean of all the variables together through this formula. I have some other technique. Either I could use the summary. In the summary, along with mean, I will get some other points, other statistics. But I want only the mean of each column. It is called the row means. So I will use the function row means df. The row means I am getting the means on column wise, the match the mean this. But if I want the column mean, I will do it the function all means df. With this, we are getting the mean of all columns. Getting? This is the mean of all rows. Does it make sense to you? No, sir. देखिएगा, पहला जो मीन है
वो रो वाइज मीन है। रो वाइज मीन यदि आप डीएफ को देखें तो इनका टोटल का सम करके और टोटल नंबर ऑफ 11 से डिवाइड कर दिया इसको, व्हाट इट, ऐसे ये मीन हमें मिला है, व्हाट इट, रो कॉलम, कॉलम का मतलब सम करके हर रो का एक मीन दिया उसने, ये व्हाट तो इट, समझ आ गया, कॉलम का है नहीं ना। समझ। कॉलम में ऐसे उसने वर्टिकल लिया है पूरा माइलेज का ऐसे नीचे, और इसका मीन यहाँ अपन बोल सकते हैं, पर यहाँ पे प्रिंट नहीं करता है, ओके। बट वो व्हाट इट, किसका दिखाएगा? इट विल करस्पॉन्ड टू विच वेरिएबल? द माइलेज हाँ, सिलेंडर हर वेरिएबल का दे रहे हैं, अच्छा, ओवरऑल इट्स फॉर ऑल ओवरऑल, द वेरिएबल्स पुट टुगेदर। या इसका व्हाट इट। हम्म खाली मीन फंक्शन से हम लोग इंडिविजुअल वेरिएबल का मालूम कर सकते हैं ना, मैंने बताया ना आपको, मीन वेरिएबल हम मीन फंक्शन हम यूज कर रहे थे तो खाली एक ही वेरिएबल का बताता है। यदि हम इसको पूरे डेटा सेट के लिए चाहें कि भाई हर वेरिएबल का मीन चाहिए तो ये नहीं लेता, या तो हम समरी यूज करें, और हमें 6 पॉइंट समरी की जरूरत नहीं, मान ली खाली मीन ही चाहिए मुझे हर वेरिएबल का, तो फिर क्या फंक्शन यूज करूंगा, कॉल मीन्स, ओके। मतलब इसके लिए, ये करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओनली इफ इट इज न्यूमेरिक तभी होगा, राइट? हाँ, यदि मैं यही चीज एमडी पे अप्लाई करता हूँ, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो हम क्या करते हैं, whenever you have this sort of data you make a sub data set of the numeric variables only, got it। मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, एक अपन अलग नाम से, जैसे कि एमडी है तो MD1 नाम से मैंने कर लूंगा एक डेटा सेट, है ना, और उस डेटा सेट में मैं जो कॉलम सिलेक्ट करूंगा वो एमडी, है ना। अब कौन कौन से कॉलम लेना है मुझे, आप नंबर से ले सकते हैं, इंडेक्सिंग से ले सकते हैं उसको, आपको जोन से हटाने हैं वो हटा देते हैं, हटाना ज्यादा आसान है एमडी में, क्योंकि हमारे पास कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम हटा देते हैं, क्लियर, ओके। और सिलेंडर भी शायद अपने फैक्टर था, फैक्टर है ना। हाँ, अभी मैं फैक्टर रखता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना, मैं खाली 9 10 11 हटाता हूँ पहले। सर हमको कॉलम का स्ट्रक्चर चेक करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर लिखेंगे ना अपन तो सबका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, एक अच्छा, सेकंड, पूरे। है ना, STR लिखेंगे ना। या हाँ जी, पता चला, और तो कोई नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं, 9 10 11 हटा रहा हूँ मैं, ओके। सो आप देखिएगा, यहाँ पर मेरे 32 ऑब्जर्वेशन है और 8 वेरिएबल्स बचे, 3 चले गए। अब मैं इसका वही रो मीन्स लेता हूँ, कॉलम मीन्स, क्या दे रहे हैं, एरर। है ना, तो हमें क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यदि मैं MD1 आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर,
ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई बार आप सोचते हैं यार क्यों नहीं आ रहा है, तो आप चेक करेंगे ये फैक्टर है। फैक्टर आ गया। Got it? Otherwise, you could change it in numeric, or you could remove this. So we convert this in numeric. Okay? क्या लिखेंगे? S dot numeric. Now you check this structure again. Oh, क्यों नहीं हुआ? मैंने काय का कर दिया? S dot numeric. MD कर दिया था मैंने. MD में तो ऑलरेडी है. मैं MD1 में करना. ये हो जाता कहीं बार, इसलिए चेक करना चाहिए. Now you got it is numeric now. Okay? मैंने MD में कर दिया था पहले. अब मैं ऑल मीन्स लेता हूँ वापस. देखिए आ गया. आ गया. तो इस प्रकार से हमें कभी मीन चाहिए तो हम इसे निकाल सकते हैं. कॉल मीन्स, रो मीन्स. ओके. मीन जो है सिंगल वेरिएबल का है. समरी 6 पॉइंट समरी देता है. पूरे डेटा की भी ले सकते हो, सिंगल वेरिएबल की भी समरी ले सकते हैं. जैसे माइलेज की खाली मुझे समरी चाहिए, पूरे डेटा से मुझे कोई ये भी काम नहीं है. एमडी डॉलर माइलेज, I will get the 6 point summary of the mileage only. Got it? Any doubt? सर रो मीन्स का कुछ प्रैक्टिकल यूसेज है? रो मीन्स का बहुत यूज है. ऐसे यूज है कि जब आपके पास ऑर्डिनल डेटा होता है, आपको रो समेशन करना होता है, कभी रो मीन फाइंड आउट करना होता है ना. ऑर्डिनल डेटा अगर कॉलम्स में है तो रो को सम करके स्कोर निकालते हैं ना हम लोग. अच्छा, सारा डेटा अगर ऑर्डिनल है. हाँ, यदि आपके पास फैक्टर है, मान लीजिए एक डेटा है 45 वेरिएबल, जिसमें फर्स्ट जो 8 एक वेरिएबल जो हैं, शुरू के 8 वेरिएबल आपके जो हैं वो एक फैक्टर को बिलोंग करते हैं, दूसरे 8 दूसरे फैक्टर को बिलोंग करते हैं, 8 या 9. तो पहले 8 का समीशन आप लेंगे, या तो सम स्कोर लेंगे या मीन स्कोर लेंगे. अभी अपन इन्फेंसियल में पढ़ेंगे ये चीज. इन्फेंसियल एनालिसिस जब आएगा तो ये अपन करना सीखेंगे, यही फंक्शन यूज होगा रो मीन्स वहां. क्लियर? ठीक है. इसका प्रैक्टिकल यूज है, बहुत प्रैक्टिकल यूज, इसलिए मैंने ये फंक्शन आपको स्पेसिफिक बताया है. अब ये तो मेरे पास जो भी मुझे समरी मिल रहा था न्यूमरिक में, वो 6 पॉइंट समरी तक था मेरे पास. मुझे और भी समरी पॉइंट चाहिए, अदरवाइज मैं एक एक का निकालूंगा तो बहुत मैंने देखा है कि फॉर्मूला एसडी का लिखूं, वेरिएबल्स का लिखूं, और वो सिंगल वेरिएबल का देगा, सबका एक साथ नहीं देता ना वो फॉर्मूले. ऑल मीन्स और ये तो मिल गए हमें, एसडी के लिए नहीं है फॉर्मूला सभी वेरिएबल का एक साथ. एसडी हमें समरी में मिलता भी नहीं है. समरी में हमें मिलता है मीन और मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल. यहाँ आप देख रहे हैं नीचे मिनिमम. स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, वेरिएंस नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है, बहुत सी स्टैटिस्टिक्स नहीं है इसमें. उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी है, साइक लाइब्रेरी, हम लोग यूज करते हैं, जो मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, साइक लाइब्रेरी फॉर स्क्यूनेस. तो मैं दोबारा इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ. उसका फंक्शन है डिस्क्राइब. ओके. मैं डिस्क्राइब में एमडी लिखता हूँ, क्योंकि एमडी में हमारे कुछ वेरिएबल फैक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर हैं और कुछ न्यूमरिक. तो हम देखते हैं कि डिस्क्राइब इन सबको मिला जुला के कैसी एक समरी टाइप देता है. देखिएगा, ये तो वेरिएबल नंबर है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 11 वेरिएबल्स है हमारे पास. ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच वेरिएबल, जो कि सभी में 32 है. ये मीन ऑफ ईच वेरिएबल इट इज गिविंग मी. गॉट इट? मीन ऑफ ईच वेरिएबल. But here it is also giving me the mean of type of engine, mean of gear transmission, number of gears. So you see there is asterisk sign is there. It means the summary of this variable is not viable. Got it? This may be factor, this may be character. It shows that. Got it? Okay, Because but then
If it was character or not numeric, then how did you calculate the mean? It is taking some in the 0 1 sense. It is taking the mean is SD is 0.50, and you see the minimum is 1 and maximum no, here I will show you. Minimum is 1 and maximum is 2. It is the binary, so it is automatically in the back end, it is converting in binary. Okay, this also it has converted in 3 levels. There are 3 categories, 1 to 3. It is converted automatically 1 to 3. Got it? Okay. Okay. As per the category, as per the level of factors. Okay. Does it make sense to you? तो ये किसको 1 असाइन करना है, किसको 3 एंड किसको 2, ये कैसे डिसाइड करता है सिस्टम? ये जो है 1 2 3 एज पर द सीक्वेंटिक भी डिसाइड कर लेता है कि पहले नंबर पे जो आया उसको फर्स्ट दे देंगे, सेकंड को सेकंड दे देंगे, फिर थर्ड दे देंगे। अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं इसमें। जनरली जो पहले आएगा कैरेक्टर में उसको फर्स्ट देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई उसने एस्टेरिस्क दिया हुआ है। हाँ, इनको हमें नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, हमें जो समरी है वो खाली न्यूमरिक की देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरे को मीन मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया जो कि पिछले समरी में नहीं था, मीडियन था। ट्रिम्ड क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रिम्ड है, मैं आप इस बॉक्स प्लॉट को देखें, इस डेटा के मीन को हम ट्रिम्ड बोलते हैं। इज इट क्लियर? जो डेटा Q3 और Q1 के बीच में, इसके बीच में जितना भी डेटा है उसका यदि मीन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रिम्ड। गॉट इट? एनी डाउट? आंसर अगर हम MAD को ग्राफिकली कैसे, मतलब आप अगर इसमें हमें बताएं MAD कहाँ पर रेस्ट करेगा एक्चुअल वैल्यू, उसको कहाँ प्लॉट कर सकते हैं ऑन दिस बॉक्स ग्राफ MAD को? MAD मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो 5.41 है। हाँ, तो 5.41 इधर से इधर और इधर से मीडियन से इस तरफ। Got it? नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। बता, ये मीडियन है, मीडियन कितना है? 19.20। ओके, गॉट इट? दिस द मीन। और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब डेविएशन थ्रू मीडियन। करेक्ट। एवरेज डेविएशन थ्रू मीडियन। सो एवरेज डेविएशन यहाँ से 19.20 से 5.41। सो ये 19 and 5 कितना हो जाएगा? 24 और 24.61। गॉट इट? यस। डेविएशन दोनों तरफ होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। एवरेजली जो डेटा है वो इतना डेविएट हो रहा है। एक्चुअली तो डेटा ये है डेविएशन, है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम, हाईएस्ट डेविएशन, पर एवरेजली वो इतना ही डेविएट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो डिविएशन आप बता रहे हैं वो तो रेंज हो गया, राइट? वो रेंज हो गया, मतलब ये तो एक्चुअल डेटा इतना मतलब स्प्रेड है। पर हम एवरेज डेविएशन देखें डेटा का, पूरे वैल्यू की स्कैटरनेस का एवरेज लेकर के, तो वो हमें ये मिल रहा है मीडियन के थ्रू। गॉट इट? या। हम मीन से डिविएशन नहीं देखते? मीन से भी देखते हैं ना, SD वाला मीन से है। अच्छा, मीन इसमें नहीं है ना, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में मीन दिखता ही नहीं है सर? नहीं, बॉक्स प्लॉट में मीन नहीं मेंशन है। बॉक्स प्लॉट खाली जो है ना, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू देता है। अच्छा, मीन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये मीडियन लाइन होती है इसमें।
ओके, ये मीन है, तो मीन प्लस 6.03, मीन माइनस 6.03। ओके, अब हम डिस्क्राइब में ट्रिम्ड मैंने बता दिया आपको, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है। रेंज मिनिमम माइनस मैक्सिमम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, रेंज आ गया। स्क्यूनेस मैंने बता ही दिया आपको, पॉजिटिव स्क्यूड है, यदि लोअर विस्कर छोटा होता है अपर विस्कर बड़ा होता है तो पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है। कर्टोसिस जो होता है वो डिफरेंट चीज है। कर्टोसिस क्या है कि अपन को ज्यादा उसमें डीप में जाना नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको व्यू देता हूँ। इस प्रकार से तो दिस द नॉर्मल, ये कर्टोसिस है, मियो और मेसो कर्टोसिस कहलाते हैं ये। तो लिपो और इस प्रकार से 3 कर्टोसिस होते हैं। तो ये नॉर्मल का रहता है, हाई टिप और लो टिप। सो ये कर्टोसिस जो है, यदि आप इसका देखेंगे तो ये नॉर्मल से पॉइंट माइनस 0.37 आ रहा है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें इसका डेंसिटी कर्व, तो आर बेसिक में बनता है कि नहीं बनता है, आई डोंट नो, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट। बनता है डेंसिटी, ये तो कर्नल डेंसिटी नहीं चाहिए। एमपी क्लास डेटा पे ही दिया है एग्जाम्पल। ये डेंसिटी एक कर्व हमने ले लिया, इसका कर्विकल शेप में ले लिया, डेंसिटी नहीं है, बोलते जरूर डेंसिटी कर्व। ये डेंसिटी कर्व हमने बना लिया, तो ये थोड़ा सा डाउन उसमें है। तो ऐसे ही ज्यादा टिप होता है या लो टिप होता है, तो उस हिसाब से कर्टोसिस पता चलता है, ठीक है। वो ज्यादा अपन को कर्टोसिस के बारे में नहीं रहता है इसमें, उसको हम लोग ज्यादा जज नहीं करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा डिस्क्राइब फंक्शन में हमने देखा। एक चीज और था कर्टोसिस के बाद, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है, जो आपका एसडी है, इस एसडी को
रूट एन से डिवाइड करते हैं तो 6.03 डिवाइडेड बाय रूट 32, यही लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट 32। और यदि मैं इसमें एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 32 0.65 है, 0.7 करेक्ट। तो ये अपना पहला वाला सही है, 1.065, इट इज 1.07 स्टैंडर्ड एरर। गॉट इट? सर ये जो आप समझा रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं है। स्टैंडर्ड एरर नहीं आया समझ में? ठीक है, मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, पहले उस तो वो कंसेप्ट। कर्टोसिस हम लोग इग्नोर कर दें कैसे? हाँ, कर्टोसिस अभी इग्नोर कर रहे हैं, है ना, इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। मैंने शायद वो दिया भी है कि नहीं कर्टोसिस उसमें, पता नहीं। कर्टोसिस नहीं दिया सर। नहीं, मैंने उसमें पीपीटी में भी नहीं रखा है उसको, क्योंकि उसका यूज नहीं रहता है हम लोगों को कहीं। मैं एक बार पीपीटी देख में लेता हूँ। है शायद, पीपीटी में है? शायद नहीं। नहीं, स्क्यूनेस तो दिया है मैंने, कर्टोसिस शायद नहीं दिया है मैंने उसमें। नहीं, कर्टोसिस का आपने वो मीसो और वो जो माइसो है वो नहीं है उसमें। नहीं है ना, मीसो वगैरह ये सब नहीं है इसमें। मैंने कहीं बनाया है, दूसरे स्लाइड में होगा कहीं, कहीं जहाँ जरूरत पड़ी होगी उस स्लाइड में डाल दिया था मैंने। बीसी देखता हूँ मैं। नहीं होगा तो मिल जाएगा, मैंने कहीं लिखा होगा तो। नहीं, कर्टोसिस में अच्छा नहीं। चलिए अपन कर्टोसिस में बाद में जब रिक्वायरमेंट रहेगा तो डिस्कस करेंगे, अभी अपन ऐसी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एरर की। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर के बारे में मैंने पहले आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आज हम स्टैंडर्ड एरर को भी एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड एरर। ओके, look at here. One thing is the sampling distribution, or one is a sample and sampling distribution. So we see the difference between both first. A sampling distribution is a distribution of all the possible values of a sample statistics for a given size sample selected from a population. So sample size is given, that is fixed. If you are taking a sample of 10 population, 10 sample size is 10, so you have to take the 10 samples from a population many times, है ना, रेंडमली। आपके पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मान लीजिए आपके पास 50 वेरिएबल्स का पॉपुलेशन, 50 डेटा आइटम्स हैं एक पॉपुलेशन में, और आप उसमें से 10 को का सैंपल लेते हैं रैंडमली, तो बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? 50 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 50 बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, राइट। 50 कॉम्बिनेशन 10, है ना। और यदि हम उसको देखें तो यदि हम उसको फॉर्मूले से मेजर करें तो ये हो जाएगा 50 कॉम्बिनेशन 10, तो फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 10
factorial 10 minus 50 is 40. Okay. So if you go to the 40 into 49 and up to how much? ये probability calculate कर रहे हैं. हाँ, how many selection we could do from a sample of 50? We want नहीं, population of 50, we want the sample of 10. So how many samples can we find? Different samples. Okay, got it now? How many? Randomly. So these are the combination. Does that make sense to you? So if we calculate this, we get that much sample, we could find it out. Okay, I will just see if there's some formula in my. Or also we could calculate it. Just a moment. We calculate in R. I'm getting this much combination. Look at here. दिख रहा है आपको? Yeah. इतने सारे सैंपल्स में ले सकता हूँ. अब आपने जो रेंडमली सैंपल लिए पॉपुलेशन से, मान लीजिए आप तो एक ही सैंपल लेंगे काम करने के लिए. पॉपुलेशन से आप जो सर्वे करेंगे, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, वो एक ही सैंपल पे करेंगे ना. आप क्वेश्चनियर जो भरवाएंगे 100 लोगों से भरवाया आपने, एक ही 100 लोगों से भरवाएंगे. आप अलग अलग 100 करके बहुत सारा तो ऐसा लेंगे नहीं पूरे, तो फिर तो पॉपुलेशन पे काम करना हो गया. व्हाट इट. तो जो आप सैंपल ले रहे हो, उस सैंपल में कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग होगा पॉपुलेशन से जो आपने सैंपल लिया है. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने तो रैंडम लिया है ना. करेक्ट. कुछ ना कुछ मिसिंग तो होगा. कुछ ना कुछ उसका जो है इनर ऑफ दैट डेटा में भी मिसिंग. तो हम उसी की बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर में. हम आते हैं आगे. उस पर एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इस पे बनाया हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ. मैं पहले एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरे जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कॉम्बिनेशन, वो पूरे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उतने बनाना पड़ते हैं. यहाँ मैंने एक छोटा डेटा साइज पॉपुलेशन लिए, 4 लोगों की पॉपुलेशन है ABCD. पॉपुलेशन साइज 4 लिया है मैंने, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन 2 जो होंगे ना बहुत कम होंगे. रैंडम वेरिएबल X है, जो कि एज ऑफ इंडिविजुअल्स है. ABCD की एज है 18, 20, 22 एंड 24 ईयर्स, है ना. दीज आर द एजेस ऑफ दीज 4, है ना. द टोटल पॉपुलेशन का N 4 है, और 18, 20, 22, 24. यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. अपन आगे बढ़ते हैं. अब मैं इनका मीन लेता हूँ पॉपुलेशन का. तो मैं चारों जो पॉपुलेशन एज है उसको 4 से डिवाइड करूंगा सम करके, है. पॉपुलेशन का मीन आ गया 21, और पॉपुलेशन का ही मैंने SD भी ले ली. गॉट इट. XI माइनस म्यू इज द मीन. वही अपना SD का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने. 2.26 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. गॉट इट. एनी डाउट इन दो चीजों में कि नहीं? ये क्लियर है. अब क्या है कि मैंने एक प्रोबेबिलिटी
इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन का वो बनाया बार प्लॉट। तो 18 कितने टाइम्स है, एक ही बार है पॉपुलेशन में, तो 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 18 आने की, 1/4 मतलब 0.25। ये देखिएगा 0.25 देख रहा है। 20 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी एक ही बार है। इज इट क्लियर? So probability of each number is 1/4 is 0.25। तो देखिएगा 0.25 पे सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है ये, राइट। ओके। ये पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है रित्या जी, संगीता, यस सर। फैनेंद्र, क्लियर? सर ये हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। सर अगर इसमें एक भी डिजिट कॉमन हो जाता है हम्म, तो फिर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा सर। हाँ डबल हो जाएगा ना इसका। मैंने ये समझाने के लिए बहुत सिंपल सा वो लिया हुआ है इसमें, ठीक तो है। एक बार पिछली स्लाइड का डेफिनेशन बताएंगे, एक बार फिर से दिखाएंगे? नहीं ये वाला नहीं, इसके भी पहले वाला। हाँ ये Sampling distribution is a distribution of all the possible values of a sample statistics for a given size sample selected from a population। यहाँ स्टैटिस्टिक्स की बात है, यहाँ मैं मीन से कंपेयर करूंगा, है ना। सो हर सैंपल का जो मीन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करेंगे, दैट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ अभी हम उस पर आएंगे, गॉट इट। ओके। क्योंकि हम वो 50 कॉम्बिनेशन 10 में तो बहुत सारे हो रहे थे, उतने तो नहीं बना सकते ना, इसलिए मैंने 4 पॉपुलेशन लिया है। अपन 4 में से 2 के सैंपल सिलेक्ट करेंगे, क्लियर। 4 कॉम्बिनेशन 2 चलेंगे हम। देखिएगा 4 कॉम्बिनेशन 2 में ले रहा हूँ, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ, है ना, रिप्लेसमेंट अलाउड है। तो मैंने पहला उठाया, पॉपुलेशन है 18, 20, 22 एंड 24, तो मैंने रेंडमली पहला उठाया, वो भी 18 आया, दूसरा उठाया वो भी 18 आया, गॉट इट, ओके। सेकंड टाइम मैंने पहला उठाया 18 आया, दूसरा उठाया 20 आया, फिर 18, 22, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास। क्या बोलते हैं आप, रिप्लेसमेंट टू 16 पॉसिबल सैंपल सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट। डज इट मेक सेंस टू यू? ये टेबल समझ में आया आप? भाई 4 पॉपुलेशन है, उसमें से 2 के सैंपल ले रहा हूँ, तो 2 के सैंपल में इतने तरीके से ले सकता हूँ रिप्लेसमेंट के साथ में, यस गॉट इट, यस सर। है ना। तो समझ में आ रहा है प्रेरणा? ओके, अब हम देखते यस हैं, सर, यस सर। अब हम इन सबके मीन लेते हैं। 18 + 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 18, 18 + 20 divided by 2 is 19, got it। 18 + 22 divided by 2 is 20, so these are the means of all the possible samples, got it। यहां तक समझ में आ गया? 16 सैंपल मीन मिल गए 16 के। एनी डाउट? हाँ जी बोले, नहीं सर डाउट नहीं। क्योंकि इसके बाद अगली स्टेप पे जाऊंगा, वहां यही मैंने वो मीन वाला वापस से यहाँ रख लिया है। अब मैं देखता हूँ कि 18 कितने बार हैं इस बॉक्स पूरे में। बॉक्स से ले रहा है ना हाँ ये, सैम्पलिंग, हाँ ये मीन है, मतलब कॉलम वाइज नहीं ले रहा है, पूरे ओवरऑल से ले रहा है ना सैम्पलिंग जो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं ये एक एक बॉक्स का 18 + 18 डिवाइडेड बाय 2 18, हर एक बॉक्स हर एक सेल का मीन ले रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, तीसरा सैंपल, चौथा, ऐसे 16 सैंपल्स मिले मुझे, और 16 सैंपल्स के मैंने 16 मीन ले लिए। एनी डाउट नाउ? क्या क्योंकि पूछ, सैंपल हमारा मीन पे वर्क करेगा। हाँ है ना। अब देखिए अब क्या कर ओके। रहे हैं, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ आप, है ना। अब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। 18 कितने बार है इसमें देखिएगा, व्हाइट सेल में
हाउ मेनी टाइम्स 18? एक बार है। 1। टोटल कितना है? 16। टोटल कितना है? 16 है। 1 डिवाइडेड बाय 16, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी पॉइंट समथिंग। अच्छा ठीक है। 19 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 19 मतलब सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 16, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। 2 बार है ना 19। 19 की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कर्व बना, मतलब प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बना रहा हूं, बार प्लॉट बना रहा हूं। व्हाट इज 23 टाइम्स है, तो 3 डिवाइडेड बाय 16। आपका 21 4 टाइम्स है, 4 डिवाइडेड बाय 16। व्हाट इज यस सर। 22 सर 3 टाइम्स है, 23 2 टाइम्स है, और 24 1 टाइम है। सो ये कर्व कौन सा कहला रहा है? ये हिस्टोग्राम की पॉलीगॉन। नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बार प्लॉट है, पर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? यस। ओके, आया समझ में आपको? जबकि अपना जो सैंपल था, जो पॉपुलेशन था, वो क्या है? पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? यूनिफॉर्म। क्या टू दिख रहा था। है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, एक जैसा, है यस। ना? ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसी पॉपुलेशन का, वो क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? यस। और यही चीज हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता है, जो है इसमें दिया है कि नहीं दिया? अलग जगह है कुछ चीजें। ये देखिएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम, गिवन रैंडम सैंपलिंग द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी अपन ने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, of the mean approaches a normal distribution as the size of sample increases। जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ स्विच होगा। पर यहाँ मैंने सैंपल ही ऐसा लिया था, यहाँ आपको कम सैंपल साइज में, 2 में भी आउट ऑफ 4 2 सैंपल, पॉपुलेशन ही 4 की थी, तो उसमें से 2 सैंपल साइज लिया, जो कि एक गुड सैंपल साइज है। उस हिसाब से 50% पॉपुलेशन आप ले रहे हो, तो वो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। सो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मीन अप्रोचेस, जो मीन का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताया, सबके मीन लिए, उसका एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताया बनाया। अप्रोचेस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द साइज ऑफ सैंपल इंक्रीज, जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेंगे हम, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इवन इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ स्क्वायर्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा कि हमने देखा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, देखा था। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। पर हमने जब उसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। क्लियर? क्या बोलते हैं आप? समझ में आया? So the central limit theorem states that the sum of large number of independent observations from the same distribution has been approximate normal distribution, and this approximation steadily improves as the number of observation increases। आप number of observe sample size जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उतना वो sampling distribution normalize होगा। Does that make sense to you? तो ये इसका हम यूज बाद में देखेंगे, सेंट्रल लिमिट जो थ्योरम है। अभी मैं उसकी यूटिलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा, जब अपन इसके एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, जब हम ये इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे, तब हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? अब अपन स्टैंडर्ड एरर पे आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी सर क्लियर तो है।
मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया ना भाई। अब स्टैटिस्टिक्स से एकदम से तो नहीं होती ये चीजें, पर समझ में तो आया ना भाई। अपना पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यदि सैंपल साइज ऑप्टिमम है आपका। ओके, अब मैं इसी में बात करता हूँ आपको। अब देखिएगा, मैं जो मेरे पास सैंपल के मीन आए, सभी सैंपल के मीन आए, 16 मीन आए, मैंने 16 मीन का भी मीन निकाला, ग्रांड मीन। सो 18 प्लस 19 प्लस 19 टू टाइम्स था, फिर उसका जो नंबर थे ये सब बाकी के नंबर के लिए मैंने ये लिख दिया, बीच में वो सारे नंबर है, लास्ट में 24 है और 16 है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 16 मेरे को कितना मिल रहा है मीन? 21 मिल रहा है। गॉट इट? सभी को जोड़ के 16 से डिवाइड कर दिया, वो मीन का भी मीन ले लिया मैंने। गॉट इट? एनी डाउट हियर? ऐसे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी किया। मैंने जो मीन लिया 21, उसको हर मीन में से 18 माइनस 21 स्क्वायर, 19 माइनस 21 स्क्वायर, ऐसे करके 16 थे, मैंने किया 1.58 मेरा जो आया वो स्टैंडर्ड डेविएशन आया। व्हाट इट? यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी रित्या जी। सर यहाँ तक तो क्लियर है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं हम भाई। हाँ, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का किसका लिया ये अपन ने? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इट? राइट। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो मीन है, जितने भी सैंपल है उन सबके मीन है ना। अपन वो यही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लिया है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैटिस्टिक्स लिए मीन, उसका भी मीन लिया है और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है। समझ में आ गया? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? प्रेरणा जी, संगीता, क्लियर हुआ है ना? अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत एक ही पॉइंट को मुझे भी ये देखना पड़ता है कि आपको ये स्टेप समझ में आएगी तो अगली समझ में आ पाई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता हूँ तो आप लोग रिस्पॉन्ड करा करिएगा, तो अपन जल्दी आगे बढ़ रहे होते हैं। हाँ सर, वही हो जाता है, वो स्क्रीन चेंज करने में हो जाता है। अब देखिएगा, ये मैंने वही पहला फिगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन का। हाँ, पिछला मैंने फिगर बताया था ना आपको पहले, और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों फिगर तो समझ में आ रहे हैं आपको, जो डायग्राम बने, ये वही डायग्राम कॉपी पेस्ट किए मैंने। अब मैंने यहाँ ऊपर दिया है μ21 जो कि पॉपुलेशन का मीन था, और जो पॉपुलेशन का अपन ने एसडी को कैलकुलेट किया था वो था 2.236। व्हाट इट? देख रहा है आपको? ये अपन ने कैलकुलेट किया था, मैं वहां ले चलता हूँ आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये कैलकुलेट किया था 2.236। ओके, पॉपुलेशन का, और ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं आपको? ये मैंने यहां लिखा हुआ, सॉरी ये लिखा हुआ है 21 और 2.236 पॉपुलेशन N4। सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन 2 का मीन मैंने निकाला था 21 और इसका SD 1.58। व्हाट इट? आया समझ में? क्लियर हुआ? ये 1.58 है, यहाँ 2.236 है। राइट। यस सर। तो अब बात आती है कि ये कम क्यों हुआ, है ना? तो ये जो चीज है, ये जो 1.5 है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन ना बोल के हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। क्या बोलते हैं? यही स्टैंडर्ड एरर है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो एसडी होता है, दैट इज ए स्टैंडर्ड एरर। वो बताता है कि आपने जो सैंपल लिया उसमें इतनी एरर हो सकती है। गॉट इट? इसको एज ए स्टैंडर्ड एरर हम लोग ट्रीट करते हैं, और मैं बताता हूं इसके लिए जो फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स बार स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एसडी ऑफ सैंपल और एसडी ऑफ पॉपुलेशन। यदि पॉपुलेशन का एसडी है तो बहुत अच्छी बात है, पॉपुलेशन का एसडी नहीं है तो सैंपल का एसडी जो आपने सैंपल लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय √n। सो डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सैंपल साइज, सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन विल यील्ड डिफरेंट सैंपल मीन्स, है ना? सबके अपन को डिफरेंट सैंपल मीन्स मिले थे।
The measure of variability in the mean from the sample to sample is given by the standard error of the mean. इसी को हम standard error of the mean बोलते हैं. This assumes that the sampling is with replacement or sampling is without replacement from an infinite population. ठीक है ना? सर डेफिनेशन वाइज तो क्लियर है, एक बार पिछली स्लाइड फिर से दिखाइए. So total population का mean is 21, standard deviation is 2.2, और samples का mean is 21, और उन samples का average mean is 1.58, right? ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोले अपन इसको. हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन. इसी को आगे चल के हमने स्टैंडर्ड एरर बोला है. ठीक है. SE. SE is always less than SG. SE का वैल्यू डेविएशन फ्रॉम स्टैंड 2.2, डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मीन का है ना, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है उससे हर एक मीन का डिस्टेंस मतलब वो है. क्लियर नहीं आया समझ? इसके पहले स्लाइड पे है ये मीन आया 21, राइट. ये सभी मीन थे. इस मीन का मैंने ग्रांड मीन निकाला 21 आया. ग्रोस मीन बोल सकते हैं, ग्रांड मीन बोल सकते हैं, है ना? राइट. और इससे मैंने डेविएशन लिया सब मीन का. ये भी मीन है 18 माइनस, और ये ग्रांड मीन 21 स्क्वायर, 19 माइनस 21 स्क्वायर. व्हाट इज नाउ? अच्छा, मीन से मीन, हाँ, ग्रांड मीन का डेविएशन, मीन का डेविएशन को हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड एरर कह रहे हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कह रहे हैं. समझ में आ गया बात? क्लियर? ये मैं भी शेयर कर दूंगा आपको. ओके, ड्राइव पे. तो ये है स्टैंडर्ड एरर सिग्मा ओवर रूट एन. यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? अब अपन आते हैं वापस अपने उसी पे, और बाकी अपन बाद में डिस्कस करेंगे. इसमें इन्फेरेंशियल एनालिसिस बहुत डिटेल में जाएंगे. स्टैंडर्ड एरर का यूसेज क्या है सर? बताता हूँ, बहुत ज्यादा यूज है, उसके बगैर तो काम होता ही नहीं है ना. आप देखिएगा जो हमने समरी देखा था उसमें था स्टैंडर्ड एरर है ये. ओके, तो स्टैंडर्ड एरर मैंने यहाँ कैलकुलेट भी करके बताया था आपको. ये स्टैंडर्ड एरर था 6.03 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. यही फॉर्मूला अभी अपन ने देखा स्लाइड में, सिग्मा ओवर रूट n. सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन 6.03, देखा आपने, और डिवाइडेड बाय रूट n. n कितना है? 32. सो 6.03 divided by square root of 32. Okay, got it? So which is 1.065. इसको राउंड अप करें तो ये 5 इधर 1 दे देगा, 1.07. Got it or not? This is the standard error. इसका उपयोग जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर वो इन्फेरेंशियल एनालिसिस में, जब अपन इन्फेरेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे तब स्टैंडर्ड एरर का मैं आपको उपयोग बताऊंगा, प्रैक्टिकल यूज क्या होता है. ओके, अभी अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे. गॉट इट? नहीं तो अपन भटक जाएंगे, फिर वो उस चैप्टर में घुस जाएंगे. पहले अपन इसको समझें अच्छे से. डज इट मेक सेंस टू यू नो? हाँ जी, आगे बढ़े. अरे यार चाय वाय पी लिया करो, तुम लोग बोलते नहीं. आज बड़ा हैवी टॉपिक है. हाँ सर, या तो आज का इतना है कि प्रैक्टिस कर लेते सर इसके एक बार. नहीं, अपन ने कहाँ पढ़ा है यार ज्यादा, आज तो बहुत ही कम पढ़ा है अपन ने. देखा तो मीन और डिस्क्राइब फंक्शन, रो मीन्स और कॉल मीन्स, 3 ही तो पढ़ा है अपन ने. कहाँ पढ़ा? हाँ, थ्योरी ज्यादा बताया मैंने, कंसेप्ट क्लियर करने. नीचे वाला, नीचे की जो लाइन है एक बार दिखा दीजिए दोबारा. ठीक है, ये वाला, ये वाला. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? एक्स में हमने एमपीजी ले लिया, फिर हिस्टोग्राम प्लॉट किया हमने. हाँ, ये वाला है, ये अपन ने वहां से कॉपी पेस्ट किया था ना अभी साइट से. हाँ, और एक्सफिट क्या है? सीक्वेंस मिनिमम मैक्सिमम. ये सीक्वेंस अपन ने फंक्शन पढ़ा था, सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला, राइट.
तो फिट क्या है सर? एक्स हाँ फिट? हाँ, तो एक्स फिट जो है वो तो नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, या ऑब्जेक्ट नेम है। सीक्वेंस फंक्शन याद है ना आपको, अपन ने पढ़ा था सीक्वेंस हाँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस मीन पता वाला, है। यस है सर। ना। तो मिनिमम वैल्यू लिए एक्स की, माइलेज की, है ना, वहां से अपन को चालू करना स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बीच में कितनी लेंथ चाहिए, 40, कितना चाहिए, मतलब 40 सेम डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए मुझे, एक 40 बार पॉइंट। एक्सफिट की वैल्यू दिखाइए। एक्स फिट का तो इसमें 40 वैल्यूज निकाल दिए, है ना, सेम 10.4 के क्लास बीच। इंटरवल, हाँ, क्योंकि इसको ड्रॉ करना है ना, ये राइट राइट। ये ड्रॉ करने के लिए कौन सा, ये कर्व, क्लियर। ठीक हिस्टोग्राम है। में नहीं है इतना, हिस्टोग्राम में तो उसने कम ही दिया पॉइंट। ये डेंसिटी कर्व है ना सर? हाँ, डेंसिटी पर। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डी नॉर्म, डेंसिटी ऑफ नॉर्म, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्स फिट ये ले लिया इसने, इससे अपन नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अब मीन इज इक्वल टू एक्स, मीन ऑफ एक्स, वही एक्स मतलब जो अपना वेरिएबल माइलेज का मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन माइलेज का स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये इसका वो होता है, डी नॉर्म के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला तो जो आपका डेटा है वो डेटा अपन ने ये ले लिया 40 ऑब्जर्वेशन, क्लियर, एक्स फिट, समझ में आ रहा है आपको। फिर दूसरा होता है इसमें मीन डालना, और तीसरा होता है एसडी, गॉट इट। तो इससे मैं आपको वाई फिट बताता हूं, डी नॉर्म, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वाई फिट, वाई फिट ही है, क्या किया उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया उसका, एक्स फिट, मीन ऑफ एक्स एंड एस डी ऑफ एक्स, है ना, डेंसिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वाई फिट ही है, वाई फिट एक्स फिट डिफरेंशिएशन। से वाई फिट में क्या मतलब, अगर हम वैल्यूज को देखें तो क्या डिफरेंस है? wait, ये वैल्यूज में यदि अपन देखें तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आई 1.16 कैसे आई इसकी जगह, पहले की जगह। तो आप इसका मीन देखें, इस पूरे का मैं आपको करके बताता हूं, देखिएगा, मीन ऑफ एक्स फिट, समझिएगा क्या है मीन ऑफ एक्स फिट, 22.15 आया। right, पहला वैल्यू क्या है मेरा, 10.40, हम्म, है ना, 10.40। मिनिमम मैक्सिमम। सो मैं इसमें मीन आया था 22.15 माइनस, पहले तो इसको ले लेता हूं मैं, 11.75, ठीक है। 11.75 divided by SD of x fit, कितना है, ये कुछ 1.66 एसडी ऑफ एक्स फिट होगा या एक्सडी ऑफ एक्स होगा? एक्स फिट ले रहा हूँ ना, इसका SD लिया, अच्छा, इसका SD ले रहा हूँ। हाँ, ये SD दे रहा है 67, और ये अपना आ रहा है 631.63। सो हो सकता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कम आ रहा है, वो कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो n से डिवाइड, n-1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, सो -1 से डिवाइड हो रहा है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार, हो सकता है फॉर्मूला डिफरेंस है थोड़ा सा, √n-1 और √n का प्रॉब्लम है फॉर्मूले में, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसने लिया है x माइनस एक्स बार, और उसके हिसाब से एक स्केल पे चेंज किया है इसको, ओके।
ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्केल पे। व्हाट इट? ठीक है। तो उसमें उसको स्केल किया है बस उसी उन्हीं डेटा पॉइंट्स को, ताकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकें। हाँ, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्केल का, जी स्केल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? जी स्केल मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्स माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये। जो हमारा नॉर्मल एक्स स्केल है वो है वैल्यू 10.40 और इस प्रकार से गया है ये पूरा वैल्यू। ये आप देखेंगे एक्स फिट है, ये एक्स फिट है हमारा। व्हाट इट? हाँ सर। है ना, ये एक्स स्केल है पूरा। ये वैल्यू सब आएंगे 11.002, इस ऐसे 40 वैल्यू आ गए। आगे राइट। इसी को मैंने जी स्केल में कन्वर्ट किया, इस फॉर्मूले में रख। तो वो वैल्यू जो आया है मेरे पास, वो वैल्यू है नीचे वाला। कहाँ गया ये? क्लियर? व्हाट इट? एनी डाउट? अभी ये तक वो ठीक हो है गई सर। नेक्स्ट लाइन क्या थी उसमें? हाँ, ये लाइन 71। लाइन 71 वाई फिट है ना, वाई फिट अब बना रहा है अपन। बताता हूँ वाई फिट। यहाँ अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस लिया है। अब जो लोग मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, है ना। सो सर इनको समझना था या मैं पिछली जबरदस्ती समझ रहा हूँ? हाँ, ये तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया था इसलिए लिखा हुआ है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं था। हमें अच्छा। खाली ये नॉर्मल कर्व को बना के देखना था कर्टोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या। तो ओके। इतना डिटेल में अपन को जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, वो फिर आपका डिसीजन है, अगर हम है ना, स्किप ये भी करना अपन चाहते हैं कर देखेंगे सकते बाद में, जहाँ जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल भी पढ़ाना है, मेरे सिलेबस में है। पर जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहां अपन वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटेल में, थ्योरेटिकल। अभी मैं हैं। ठीक आपको है, ठीक पहले है। डिफरेंशियल बता दूं और बाद में इसका उपयोग है 8 चैप्टर बाद या 6 चैप्टर बाद। तो आपका सब दिमाग से उड़ जाएगा तब तक ना। हाँ सर, वो आप डिसाइड कर लीजिए कब है ना, एक्सप्लेन मैंने करें। इसलिए वो डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह सब है अपने कोर्स में, थ्योरी पार्ट में। पर वो अभी कंसेप्ट इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप भी दूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे सुन के। नहीं सर, वो स्टेप बाय स्टेप भी चलता है। है ना, वो जब चैप्टर से रिलेटेड होगा तो आपको इंटरेस्ट है। जैसे स्टैंडर्ड एरर आज मैंने आपको समझाया, तो स्टैंडर्ड एरर था तो आपको समझ में आया, हाँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है ये तो समझ लिया। पर इसकी यूटिलिटी अभी नहीं है, अपन को यूटिलिटी आएगी इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में, जो कि अपना 4th चैप्टर है ना। ये अभी अपना चल 5th चैप्टर है, ये अभी अपना 2nd यूनिट चल रहा है। एसेंशियल ऑफ, पहला तो अपन आर फंडामेंटल, फिर यूनिवेरिएट एनालिसिस, फिर आपका आएगा डेटा विजुअलाइजेशन, फिर डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन के बाद आएगा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, उसमें उपयोग होगा उसका स्टैंडर्ड एरर का। तो अभी मैं उसकी यूटिलिटी नहीं बता रहा हूँ, उस टाइम अपन प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखेंगे उसकी, ठीक है। ओके सर, आगे समझेंगे इसको। है ना, तो ये चीज हो गया। अभी अपन ने देखा कि जो स्टैंडर्ड एरर था ये तो समझ में आ गया। हमने डिस्क्राइब फंक्शन देख लिया, 12 पॉइंट हमें वो मिलता है, 12 पॉइंट हमें समरी मिल रही है, अच्छी बात है। अब ये पूरा अपन ने पढ़ लिया न्यूमरिक के बारे में, डेटा का जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो हमें समझ में आ गया। न्यूमरिक डेटा को तो हम अच्छे से समझ सकते हैं इसके थ्रू, कि भाई पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है ना। ये सब चीजें ही समझना रहती है। मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कहाँ डेटा ज्यादा डेंस है, कहाँ कम डेंस है, वो तो स्क्यूनेस से समझ में आ जाता है। तो ये सब चीज हमें एक डेटा का ओवरव्यू मिलता है। एक तो हिस्टोग्राम बनाते हैं हम लोग उसमें, और दूसरा बनाते हैं हम लोग न्यूमेरिक डेटा के लिए बॉक्स प्लॉट। ये दो तरह के प्लॉट हम लोग बना के विजुअलाइजेशन के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया भाई? स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन, यही सब समझते हैं। या तो समरी फंक्शन लगा लो, या सेपरेट निकाल लो, या फिर आप डिस्क्राइब फंक्शन से ले लो, ठीक है। उसको फिर थोरोली स्टडी करना है। यहाँ तो खाली अपन ने निकालना देखा है, थोरोली स्टडी करना है उसमें। फिर ये देखना है कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, नॉर्मल है, वो अपन हिस्टोग्राम के थ्रू देख सकते हैं, बॉक्स प्लॉट के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ डेटा ज्यादा डेंस है, कहाँ कम डेंस है। यहाँ तक समझ में आ गया जी? हाँ सर, आगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग कैटेगरिकल डेटा की। जब कैटेगरिकल डेटा होगा तो उसकी हम कैसे चीजों को समझेंगे, उस डेटा को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैटेगरिकल डेटा। तो कैटेगरिकल के डेटा के लिए हम एक डेटा सेट लेंगे। देखो नई स्क्रिप्ट निकालता हूँ, ब्लैंक, ये सब सर हटा आज दे। के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको न्यूमेरिक डेटा का तो समरी, मतलब ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर और ये सब थोड़ा समझ में आ गया। थोड़ा करिएगा आप इसको प्रैक्टिस, मैं बाकी का और शेयर कर दूंगा। मैंने वहाँ फोल्डर भी बहुत अच्छे से बना दिए हैं। आप देखेंगे कि जो फोल्डर हैं प्रॉपर चैप्टर वाइज कर दिए मैंने। कहाँ गया ये अपना DA। देखिएगा एक डेटा सेट्स का फोल्डर है सेपरेट, इसमें आपके सभी डेटा सेट्स आ गए है ना, और आगे भी जो डेटा सेट्स यूज होंगे सब इसमें है, और जो अपन नए डालेंगे तो वो भी इसमें अपन डालते जाएंगे। EDA एक्सक्वालिटी डेटा एनालिसिस जो अभी चल रहा है चैप्टर, और फाउंडेशन अपन पढ़ चुके हैं, एजेंसीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, थ्योरी, थ्योरी से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स का मटेरियल है वो मैं इसमें डालता जाऊंगा। आर फाउंडेशन की तीनों स्क्रिप्ट और यहाँ पर डली है, उसका इंट्रोडक्शन ऑफ आर फाउंडेशन फंडामेंटल्स का जो PPT है वो है ये PDF फॉर्मेट में। फिर लास्ट सेशन पे जो किया था वो स्क्रिप्ट में है सर। हाँ, है ना, और असाइनमेंट है। ठीक है, ये पूरा अपना आर फाउंडेशन का आर कोर 1, आर कोर 2, आर कोर 3 तीनों स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इससे क्या आपको दिक्कत नहीं रहेगी, आप चैप्टर वाइज ढूंढ सकते हैं। EDA जो अभी अपना चल रहा है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, अभी अपन यूनिवेरिएट एनालिसिस पढ़ना है, तो यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स का स्लाइड, यूनिवेरिएट का स्क्रिप्ट पूरा। ओके, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे है। हाँ तो लास्ट सेशन में भी किया था। हाँ, है ना, तो ये पूरा स्क्रिप्ट है यहाँ पे, और इसका यूनिवेरिएट का PPT भी है। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर वाइज कर दिया। ये कोर्स करिकुलम आपको यहाँ दिया हुआ है PDF में अलग से, और लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग आप यहाँ से देख ही सकते हैं, है ना। यहाँ अपन ने खाली एक दिन का नहीं है, जो अपन ने डिस्कस किया था असाइनमेंट को, उसका नहीं है वीडियो, बाकी सब वीडियो। ओके, वो अपने पूरे 16 दिन के वीडियो इसमें डले हुए हैं, 15 दिन के एक दिन का मिस है, डिस्कशन अबाउट असाइनमेंट। ओके, सर आज के स्लाइड्स वीडियो और स्क्रिप्ट हाँ वो मैं भी भी, डाल रहा हूँ। स्लाइड्स भी डाल दीजिएगा क्योंकि हाँ थोड़ा देखना स्क्रिप्ट तो पड़ेगा। ऑलरेडी डली हुई है यूनिवेरिएट की, है ना। ये स्लाइड एक और मैं डाल देता हूँ, ये वाली जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना, ये वाला स्लाइड में डाल देता हूँ मैं। हाँ जी। ठीक है, सो ये मैं भी अपलोड कर देता हूँ इमीडिएट, तो दिक्कत नहीं रहेगा। इसी में डाल रहा हूँ मैं EDA में, है ना, बाद में अपन इसको शिफ्ट कर लेंगे उधर इन्फ्लुएंसर में, या इसमें रखना चाहे तो इसी में भी रख सकते हैं। चलिए मैं डाल, मैं कर दिया अपलोड ना। तो ये हो गया अपना आज का।
तो ठीक है, अपन वाइंड अप करें आज का, ठीक है? यस सर, इसको गो थ्रू करते हैं सारा। आज अपन रखते हैं मीटिंग, क्या? यस सर। है ना, दिन में सब और आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ है ना? ठीक है, आई विल गेट बैक। तो मुझे बता देना 1-1.5 घंटे पहले। आई हैव टू गो टू, आज वो गाड़ी की सर्विस को लेके जाना है मुझे, कार ठीक है, बहुत दिनों से चली नहीं है, तो थोड़ा सा सर्विसिंग भी करवाना है। तो आप बता दीजिए, सेकंड हाफ का रख लेंगे। हाँ, सेकंड हाफ ही सूट करता है, है ना, सेकंड हाफ इवनिंग में कभी भी। कौन सी मीटिंग सर? तो हम लोगों का थोड़ा है ये बैचेस वगैरह के लिए, संगीता, है ना? ठीक, ओके, वी वाइंड अप। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर।